लोग बहुत आपको सुनना चाहते हैं, बहुत पसंद करते हैं आपके कमेंट्स, बहुत मैसेजेस आते हैं मुझे। तो आज हम जरा खुल के बात करना चाहेंगे पाकिस्तान आर्मी और इंडियन आर्मी के ऊपर भी, कि आपके ख्याल से पाकिस्तान आर्मी क्या कर रही है, कहाँ स्टैंड करती है। और अगर हम कंपेयर करें, जो कि मेरे ख्याल है कंपैरिजन बनता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम कंपेयर करें इंडियन आर्मी को। हमें आदत है हर चीज को भारत के साथ कंपेयर करने की। आप शायद 1947 के आसपास उनको कंपेयर कर लेते, आज के हालात में आपका कोई कंपैरिजन नहीं है। उनकी आर्मी जो है वो आर्मी वाला काम कर रही है, आपकी आर्मी वापडा चला रही है, पीआईए को चला रही है, पुलिसिंग कर रही है, आपके सॉफ्टवेयर अपग्रेड कर रही है, कई लोगों के हार्डवेयर अपग्रेड कर रही है। लेकिन उनकी आर्मी जो है वो आर्मी वाला काम कर रही है। वो उन्होंने इस वक्त अमेरिका के साथ मिलकर उत्तराखंड के अंदर चाइनीज बॉर्डर से 100 किलोमीटर के फासले पे 62 माइल्स के ऊपर वो अपनी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। उनको कमांड कर रहे हैं ब्रिगेडियर पंकज वर्मा, और वहां पे जो उनको सिखाया जा रहा है कि किस तरह सर्विलेंस करनी है, किस तरह कुत्तों के साथ जो है वो जासूसी करनी है, किस तरीके के साथ काइट्स के साथ उनके दुश्मन के ड्रोन्स को गिराना है। और 2002 से हर साल वो अमेरिका के साथ अपना एनुअल एक्सरसाइज करते हैं, जो कि आर्मी को करना चाहिए अपने डिफेंस के लिए। हमारी आर्मी बॉर्डर पर नहीं है, हमारी आर्मी शहर के अंदर है। तो अगर देखा जाए तो एक दो मुख्तलिफ किस्म के रोल हैं। पुलिसिंग कर रही है, सोसाइटी को मैनेज कर रही है, जजों को मैनेज कर रही है, वीडियोस बना रही है, फाइलें बना रही है। हमारी आर्मी का जो है वो बिल्कुल, उसको मेरे ख्याल में तो नाम कुछ और होना चाहिए, क्योंकि वो आर्मी वाला काम नहीं कर रहे। सर सॉफ्टवेयर अपडेट कर रही है। हाँ, वही तो कह रहा हूँ। वो तो बॉर्डर के ऊपर जो आर्मी बैरक्स के अंदर होती है, वो रेस्ट हाउसों में नहीं रहती। वो फौजी फर्टिलाइजर, वो सीमेंट की फैक्ट्रियां नहीं लगाते, वो प्लाटिंग नहीं करते डिफेंस और बैरियर की। ये हमारी ट्रेजेडी है। 75 साल से हम प्रॉपर्टी के बिजनेस में हैं, वो बॉर्डर पे अपने खड़े हैं। और तभी आपको पिछले 1 महीने के अंदर 2 दफा वो चैलेंज कर चुके हैं। हम अपना पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर चैलेंज कर चुके हैं। हमारे अंदर जवाब देने की शक्ति भी मौजूद नहीं है। मैं शर्मिंदा हूं। मैं दुख के साथ ये सारा कुछ कह रहा हूं। मेरी मादरे मिल्लत है, मुझे सख्त प्यार है अपनी मादरे मिल्लत से। मैं इसमें गिला करने का हक रखता हूं, मैं इससे गिले से आगे नहीं है। उसकी आज जो रिपोर्टें निकली हैं, खासकर अगर देखा जाए तो बाजवा साहब का रोल देखें। बाजवा साहब के कहने पे मुनस अलाई और परवेज अलाई जाके पीटीआई ज्वाइन किया उन्होंने। आज मुनस अलाई साहब ने टीवी पे कह दिया है कि जनरल बाजवा ने हमें कहा था। तो हमारे जो आर्मी चीफ है वो चीफ मिनिस्टर बनाते हैं, निकलवाते हैं। ये देखें, रोल देखें। और उधर जो है बॉर्डर के ऊपर उनकी एक्सरसाइज। अफसोस, सद अफसोस। मैं इस पे अफसोस के अलावा क्या कहूं। और 75 साल से ये हो रहा है। इनको अपने रोल का ही नहीं पता कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्मी, व्हाट इज। और तीन चीजें आरजू हर आर्मी वाले के कंधे पर लिखी हैं: ईमान, इत्तेहाद, तंजीम। आप सेटिस्फाई हैं? मेरा ये क्वेश्चन होगा हर आर्मी वाले से भी, बल्कि ये क्वेश्चन, क्या आप इन तीनों अल्फाज से सेटिस्फाइड हैं? ईमान और इत्तेहाद और तंजीम से सेटिस्फाइड? नए आर्मी चीफ आए हैं, उनसे उम्मीदें वाबस्ता हैं। अच्छे स्टेप्स ले रहे हैं, मेरा ख्याल अल्लाह करे आगे भी लेते रहें और फौज को फौज बनाए। जिस तरह मैं हमेशा ये दुआ करता हूं, या मेरे मालिक पाकिस्तान को पाकिस्तानी लीडर दे यार। ये जो इंपोर्टेड लुटेरे, जो फॉरेन डुअल सिटीजन लुटेरे हैं, इनसे जान छूटे पाकिस्तान की। और सर फौज भी तो खाना कमाना छोड़े। नहीं, वो इतनी फौज, आप मेरी अर्ज की थी कि फौज, या मेरे मालिक फौज को फौज बना। ये वापडा से जान छुड़ा इनकी। इनको क्या कि पीआईए ना उड़ाएं, ये फाइटर जहाज उड़ाएं। और उड़ पीआईए भी नहीं रहा इनसे। वो एयर मार्शल है, पीआईए उससे भी नहीं उड़ रहा भाई। वो पीआईए उससे भी नहीं उड़ रहा है इस वक्त। अगर मैं मेरी मादरे मिल्लत की हालात बताऊं, कल मैंने एक आर्टिकल पढ़ा है, एम्बेसियों को तनख्वाहें देने के लिए डॉलर मौजूद नहीं है। लेकिन किसी भी इस जालिम जो रूलिंग एलीट है उसके माथे पे बल नहीं है। दुख ये है कि किसी भी रूलिंग एलीट, चाहे किसी पार्टी, किसी ऑर्गेनाइजेशन का हो, उसके माथे पे बल नहीं है, क्योंकि उनके जाती जो अकाउंट है, उनके जाती घरों के अंदर, मेरे तो ख्याल में आप सारे ये बैंकों में नहीं है तो सरानों में रख के सोते हैं सारा कुछ। आपकी रूलिंग एलीट तो बैंकों में नहीं रखती। उसका भी सवाल आ चुका है।
आपके जो मिफ्ता इस्माइल थे, उनका जहाज जिस तरीके से हैदराबाद इंडिया से आया है और डॉलरों की बोरियां भर के दुबई गया है, अब उसके बारे में भी सेनेट की कमेटी शुरू हो चुकी है, हियरिंग शुरू हो चुकी है, लेकिन उसमें से निकलेगा कुछ नहीं। ये आपका, ये मैं इसी बात पे चीखता हूं, इसी बात पे रोता हूं कि जब आपके वो वजीर थे मिफ्ता इस्माइल साहब, और इस वक्त बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है कि भारत के हैदराबाद से आता है एक चार्टर त्यारा, उसके अंदर 2 अमेरिकन सिटीजन है, 3 क्रू है उसके अंदर, 12 टैची केसेस उसमें भर के डाले गए और कोई स्कैनिंग नहीं हुई है। और उनकी फैमिली को लेकर जब वो वजीर थे तो दुबई हुए। देख ये लैंड ऑफ द प्योर्स है, ये इसका नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। और फिर ये लोग दावे करते हैं कि ये सॉरी, और फिर ये लोग दावे करते हैं कि पाकिस्तान को कहां से कहां ले जाएंगे। लेकिन सर साथ सर हमने ये भी देखा कि रशियन ऑयल के लिए बड़ा इमरान खान नारे लगा रहे थे, उन्होंने तो मना कर दिया, हम नहीं दे रहे। उससे पहले एक और बात बताना चाहूंगा, इमेच्योरिटी के हालात देखें और इनकी जो सफारतकारियां है उसके हालात में बताना चाहूंगा आपको। हमारी डेप्टी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं हिना रबानी खर साहिबा, वो काबल चली गई, उन्होंने यहीं से फोन करके पूछ लेती, भाई मौलाना याकूब अगर आपसे नहीं मिलना चाहता तो आप क्यों जहाज लेकर वहां पे गई हैं? आप वहां पे कारपेट खरीदने गई थी काबल में, या नस्वार खाने गई थी? आप यहीं से फोन करके पूछ लेती। एक ऐसा मुल्क जो बैंकरप्ट हो चुका है, उसका जहाज उड़ाकर आप सैर सपाटे पे निकल गई काबल में, और वहां जाके आपको पता चला कि मुल्ला याकूब आपसे मिलना नहीं चाहता। और जब आपकी ये पोर्टफोलियो ही नहीं, अब जब आपकी बात नहीं सुनते, जिस दिन अभी आप वहीं थी तो उसी दिन क्वेटा के अंदर उन्होंने ब्लास्ट कर दिया आपका एक फौजी, उन्होंने आप सिपाही मार दिया। और आज की बात मैं ये कहना चाहूंगा कि काबुल के अंदर आपकी एम्बेसी के ऊपर उन्होंने अटैक किया। तो इन सर्कमस्टांसेस में क्या जो हिना रबानी खर इज द ओनली पर्सन हु कैन गो देयर एंड नेगोशिएट एंड टॉक टू देम? ये आपके सफारतकारी है, मैं उनके बाद अब बात करते रशिया में। रशिया में मलक तसद्दक साहब गए, अपना लेकर स्टाफ वहां पे गए, और यहीं से फोन पूछ लेते यार फोन पे कि आपके पास गुंजाइश है तो हम आए मास्को, हम आए 50 लोगों का डेलीगेशन साथ लेकर आए, तो क्या अपने रशियन एम्बेसडर से पूछ लेते भाई वहां जाके मास्को में पता करने की क्या जरूरत थी कि हमारे पास तुम्हें देने के लिए तेल मौजूद नहीं है, आप हमें डेफर्ड पेमेंट पे पैसे तेल दोगे या नहीं दोगे, खैरात डालोगे या नहीं डालोगे, ये एम्बेसडर बता देता मास्को का आपका। सर ये तो 40 और 30% डिस्काउंट भी मांग रहे थे ना? नहीं, डिस्काउंट तो वो दुनिया सबको दे रहे हैं, लेकिन वो कैश पे देते हैं, खैरात में तो नहीं डालते ना वो। ये तो जाते हैं, कहते अल्लाह के नाम पे दे दो यार, हमें, हम भूखे लोग हैं, दे दो। अब दूसरा, उसमें वजीर आजम साहब जो है उनका कोई किसी चीज में अमल दखल नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा है जो COP 227 है समिट, उसके अंदर लॉस और डैमेज में हमें पैसे दिए जाए, क्योंकि नवाज शरीफ सर्दियां आ गई हैं, नवाज शरीफ साहब और उनके बच्चों ने शॉपिंग करनी है हैरल्ड्स में, लंदन में, वो पैसे देंगे।